तो शुरू करते हैं, ठीक है। जो भी तुम्हारे डाउट्स हो तुम पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन ओवरऑल समराइज करेंगे दो तरीके से, ठीक है। चलो तो अपन साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं जो पैटर्न बता रहा हूँ उस पैटर्न से चलना। अपन इस लेक्चर में दो चीज़ें देखने वाले हैं। कौन कौन सी? पहले तो कि कैसे रिवाइज करें, मतलब कि कहाँ से शुरू करना है, पहले क्या पढ़ना है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये चीज़ पहले देखने वाले हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास होगी ये, अगर पहला, दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि मतलब जो भी याद करोगे उसमें कैसे लिखोगे। मतलब अगर मान लो तुम्हें कोई चीज़ याद भी हो गई तो उसको पेपर में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है और किस तरीके से क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है। मान लो तुम्हें एक ही में दोनों क्वेश्चन आते हैं या फिर कौन सा इजी है कौन सा नहीं है, वो चीज़ देखनी है तो वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। और मैं ऐसे सीरियल वाइज नहीं चल रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, नहीं। मैं यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीन चीज़ें लेके चल रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट चैप्टर बोल रहा हूँ फिजिक्स का, तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अब वो तुम अपने हिसाब से देख लेना कौन सा है। क्लियर है? कोशिश करूँगा मैं नाम बता दूंगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अपने को, अभी तुम्हारे पास आज का और कल का टाइम है, 2 ही दिन बचे। 2 दिन में तुम कुछ नया पढ़ पाओगे, नया सीख पाओगे? नहीं, ठीक है। नया सीख पाओगे नहीं, सिर्फ रिवाइज करना है आपको। तो आप सिर्फ रिवाइज कर सकते हो। अब रिवाइज क्या होता है, रिवीजन क्या होता है, सुनो ध्यान से। जो आपको याद है बस उसी को फिर से रिपीट करो, यही होता है। जो आपको याद है उसको रिपीट करो, याद करो फिर से, और इतना परफेक्ट कर लो कि पेपर में अगर वो आ गया तो आप उसको अच्छे से लिख के आओ, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ ध्यान से सुनो, आपको जितना याद है उसमें से सबसे पहले कहाँ से शुरू करोगे? मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले बायो से शुरू करोगे। कहाँ से? बायो से। इसलिए बोल रहा हूँ बायो में क्योंकि बायो में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर्स भी आने हैं अच्छे खासे लेवल के और ऑब्जेक्टिव भी आने हैं, ठीक है। तो आप बायो में, और मेरे हिसाब से मैंने आपको ज़्यादातर बायो बहुत ज़्यादा याद करवाई है, ठीक है। बाकी चीज़ याद नहीं करवाई है क्योंकि वो समझने का काम है। आप लाइट देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी देखोगे, उसमें समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। याद करना, रटने वाला जो काम है वो बायो में ज़्यादा है। तो आप सबसे पहले बायो उठाएंगे और जितना आपने याद किया है उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो बायो में एक पोर्शन आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दूसरा पोर्शन आ जाएगा क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर है इतना? अब क्वेश्चन आंसर्स मैं इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन पहले समझ लेना, क्वेश्चन आंसर्स में भी आपको दो चीज़ें ध्यान देनी है। कौन कौन सी? एक तो होगा आपका डिफाइन वाले क्वेश्चंस जो हैं, मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बायो से ज़्यादातर, ठीक है। और दूसरा आएगा जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है। क्या आएगा? डिफरेंसेस। क्लियर है? इसी 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास बायो में से। सिर्फ जब मैं बात करूं बायो में, आपसे ये नहीं पूछेगा कि वाई दिस इज हैपन, मतलब जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन है जैसे केमिस्ट्री में पूछ लेता है, ऐसा नहीं पूछा है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इस टाइप के ही क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। मैंने आपको सारे आईएमपी दे रखे हैं तो उसमें देख लेना कौन से ज़्यादा है, ठीक है। तीसरा एक पोर्शन और बन जाता है डायग्राम वाला। तो डायग्राम में आपको बता चुका हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और अगर फिर से भी देखना है तो एक आई का डायग्राम, हार्ट का डायग्राम, और किसका? न्यूरॉन का भी आता है ना एक। ह्यूमन हार्ट हो गया, आई हो गया, न्यूरॉन हो गया, प्रिज्म। अच्छा बायो में नहीं, बायो में ह्यूमन स्केलेटल, अच्छा डाइजेशन है, ठीक है। हाँ तो ह्यूमन डाइजेशन कर लेना, ठीक है। ये 4 डायग्राम है, इसमें से भी सबसे पहले हार्ट बना के देखना और आई, ठीक है, और न्यूरॉन। मतलब ये 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा? नहीं वो नहीं आएगा, ठीक है। मैंने बोल दिया ना नहीं आएगा, बस, ठीक है। तो आपको ये 3 डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंटली बना के देख लेने हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी, क्योंकि एक डायग्राम कंफर्म है जो कि आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ डिफरेंस आप समझ गए होंगे, ब्लड लिम्फ का डिफरेंस। अब मैं ये जो बोल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ही चल रही हैं, ठीक है। तुम लोगों के पास वो पेपर है क्या जो मैंने दिया था एक बार? 2 सारे पेपर तो इकट्ठे, ठीक है। तो कौन कौन से डिफरेंस, ध्यान से सुनो फटाफट। ब्लड लिम्फ का डिफरेंस, आर्टरी वेंस का डिफरेंस, एरोबिक अनएरोबिक का डिफरेंस, ये 3 डिफरेंस सबसे पहले याद कर लोगे। हाँ ये 3 सबसे पहले कर लोगे, ठीक है, डिफरेंस के नाम पे।
और उसके बाद एक आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का था सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ये 5 डिफरेंस मैंने बोले हैं, ये 5 डिफरेंस सबसे पहले याद कर लोगे। इसमें क्या होगा, डिफरेंस आ गया डायरेक्ट तो वैसे लिख देना है। अगर उसने पूछ लिया कि राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड, तो जो तुम डिफरेंस में ब्लड और लिम्फ के बीच में लिखोगे ना, वही उसके फंक्शंस भी एक तरीके से हो जाएंगे या डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, डिफाइन, जो मैंने बोला ना डिफाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं बायो में से। तो जो आप जब डिफरेंसेस लिखोगे ना सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का, तो उसी में से क्या हो जाएगा, जो पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट है वो आपका क्या हो जाएगा, उसकी डेफिनेशन भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें करनी है। क्लियर है? बायो में यहां तक चीजें बता दी मैंने। डिफाइन क्या करना है, डिफरेंसेस और डायग्राम, ये 3 चीजें अभी कर लोगे। बहुत सारा नहीं बता रहा हूं, जितना है उतना इंपॉर्टेंट है उतना कर लेना भी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बायो में और कोई दिक्कत है क्या, किसी को कुछ और पूछना है? सिर्फ ये चीज करना, रटने वाली चीज है, इसलिए कोई प्रॉब्लम आपको लग नहीं रही है। ठीक है, चलो दूसरी चीज पे आते हैं अपन। चलो बायो में क्लियर है। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में जो परीक्षा बोर्ड में दिए हुए हैं या आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उससे आप ऑब्जेक्टिव पढ़ें। दूसरी चीज, जो आप आंसर्स पढ़ेंगे ना इनके बायो के, जो भी डिफरेंसेस हैं, डेफिनेशंस हैं, या फिर जो लेंदी आंसर्स हैं, फंक्शन वाले आंसर्स हैं, वो जो भी याद करोगे उनको अच्छे से याद रखना। अच्छे से याद रखने का मेरा मतलब है, रटना एक अलग चीज़ है कि जिसमें तुम वर्ड रट रहे हो, लेकिन मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो वो उससे फायदा क्या होगा कि कभी कभी क्रॉस पूछ लेगा। कैसे? ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, जैसे आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल की फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन क्या होती है, न्यूरॉन होती है ना। तो ब्रेन वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसमें भी लिख रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे ऑब्जेक्टिव दे दिया मैंने कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन डैश कर दिया, तो न्यूरॉन लिख सकते हो। अब उसके लिए रटना अलग से जरूरत नहीं है, वो आंसर में तुमने अगर देखा है, अच्छे से समझ लिया, तो वो ऑब्जेक्टिव में भी काम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे। और ऑब्जेक्टिव मेरे हिसाब से परीक्षा बोर्ड में जितने दिए हैं वो करना, और जो मैंने एक्स्ट्रा में, शायद एक्स्ट्रा में नहीं दिए, मैंने सिर्फ एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो एक बार उनसे प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, प्रैक्टिस मतलब एक बार याद कर लिया, उसके बाद बिना देखे उनको सॉल्व करके देख लेना। जो गलत है फिर से चेक कर लो, जो सही है वो तो याद हो ही गए। ठीक है, दूसरा पोर्शन आता है उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स। बायो क्लियर हो गया ना, किसी को कोई दिक्कत? अभी अपन बस ये देख रहे हैं कि क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद कैसे याद करोगे थोड़ा सा, और कैसे रिप्रेजेंट करना है वो चीज़ भी बता दूंगा। फिजिक्स में 3 पोर्शन में अगर मैं इसको बांटूं तो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, और कौन सा चैप्टर है फिजिक्स में, ये इसी में आ गया, और मैग्नेट। ठीक है, और एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। ठीक है, चलो ये 4 चीजें हैं। ठीक है, लाइट में ही आई को मैंने जोड़ दिया है, वो अलग से नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो इसमें ध्यान से सुनना। इसमें आपका आता है ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन, वो तो ऑब्वियस बात है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन इस पोर्शन में से और इसमें से क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। ठीक है, और 2 नंबर का या फिर 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिजिक्स में सबसे बड़ी यूनिट ये दोनों ही है, लाइट आई वाला चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी वाला। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ यही है। ऑब्जेक्टिव भी अगर फिजिक्स में से आएगा तो अगर 3 ऑब्जेक्टिव आने हैं तो 2 ऑब्जेक्टिव इन्हीं में से आएंगे, 5 आने हैं तो 4 इन्हीं में से आएंगे। समझ रहे हो, मेजोरिटी ऑब्जेक्टिव भी इसी में से आ रहा है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। क्लियर है? तो आप अगर फिजिक्स में से ऑब्जेक्टिव याद करोगे तो किसके याद करोगे, सबसे पहले लाइट के, फिर इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद अगर ये चीज़ क्लियर हो गई हो, मैग्नेट में एक बार बस पढ़ लेना, मना नहीं कर रहा हूँ, एक बार बस पढ़ लेना कि कैसे ऑब्जेक्टिव है, क्या है, देख लेना। एक आध आ सकता है लेकिन कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, एनवायरनमेंट में से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है। ठीक है, दूसरी चीज, आई वाले चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक तो सबसे पहले प्रिज्म का डायग्राम आपको आना चाहिए, और इसके बाद दूसरा क्या आता है, रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है, क्या आएगा, रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है, वाई स्काई इज ब्लू अपीयर, वाई एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज द सन अपीयर्स, या फिर या स्काई अपीयर्स रेडिश। ठीक है, वाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हैपन्स, ये सारी चीजें जिनमें वाई पूछ लिया ना वो क्वेश्चन आएंगे। तो अब सर ऐसे वाई वाले तो बहुत सारे हैं,
तो मैं गिनती के 2-3 बता देता हूँ, वो करके चले जाना। ट्विंकलिंग वाला नहीं आएगा, वो थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। आ भी जाए तो तुम्हें डरना नहीं है, प्रोसेस पता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है जिसकी वजह से हमें वो चलते हुए या ऐसे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, जबकि एक्चुअल में वो टिमटिमाते नहीं है। वो जो लाइट आती है वो रिफ्रैक्ट करती हुई हमारी आंखों तक आती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है या टिमटिमा रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से रीजनिंग के क्वेश्चन बन रहे हैं पहले ध्यान से देखना। रीजनिंग वाले में रेडिश वाला कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे सनराइज और सनसेट के टाइम पे, ठीक है, वो रेडिश क्यों अपीयर होता है, पहला। दूसरा, रेनबो का फॉर्मेशन के ऊपर आ सकता है, ठीक है, वाई रेनबो इज फॉर्म्ड आफ्टर रेन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा एक अभी आप लोगों ने बोला, वाई स्काईज अपीयर्स ब्लू। ये 3 रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से पढ़ के था, ठीक है। इसमें से यही आएगा, या तो प्रिज्म का डायग्राम आएगा, यही है। स्पेक्ट्रम डिस्पर्जन 1 नंबर में भी आ सकता है या 2 नंबर में आ सकता है, समझा दोगे आराम से कि व्हाइट लाइट जब वो इसका टूटती है तो क्या होती है, 7 कलर्स में बढ़ जाती है, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोल देते हैं, ठीक है। विबग्योर जो बनता है, जब आप प्रिज्म का डायग्राम याद करोगे ना, वो चीज़ वहाँ पे याद हो जाएगी, क्लियर है। लाइट वाले में से क्या आएगा, लाइट वाले में से भी देखो क्या है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई और लाइट के जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो दोनों और में आएंगे। ऊपर दे दिया जाएगा राइट द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और उसके और में आ जाएगा कि व्हाई द रेनबो इज फॉर्म्ड आफ्टर द रेन, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, तो घबराना नहीं है, जो ज़्यादा अच्छे से आता हो वो करके आना है। और अगर कहीं पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे ऊपर मैंने पूछा ना राइट द यूजेस, तो उसमें पॉइंट्स लिखने हैं एग्जैक्ट, तो वो वाला करके आना, ठीक है, जिसमें एग्जैक्ट पॉइंट, क्योंकि टाइम भी बचेगा और ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो लाइट वाले में कुछ इंपॉर्टेंट यही है कि आपको यूजेस पता होने चाहिए दोनों मिरर के, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, वो सारी पता होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, उनके लॉज, ठीक है। रिफ्लेक्शन पूरा पढ़ के जाना, रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसका डायग्राम क्या होता है, व्हाट डायग्राम एंड लॉज, ठीक है। रिफ्लेक्शन पूरा अच्छे से होना चाहिए, क्लियर है। और बाकी सारी चीज़ें बता रखी हैं। जो एक मेन चीज़ बोल दे रहा हूँ मैं, जितने मैंने टेस्ट दिए हैं, मतलब टेस्ट पेपर तुमको दिए हैं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाना, उतना कर लो, ठीक है। दूसरा डाउट तुम लोगों का कि सर इतने सारे टेस्ट पेपर में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, कम से कम 50-60 होंगे, है ना। तो सर इतने नहीं है, वो आप जब पढ़ोगे उनको देखोगे ना तो कॉमन है बहुत सारे। क्या है, कॉमन, मतलब इस टेस्ट में भी वो आ रहा है, दूसरे टेस्ट में भी वो है, तीसरे में भी है, तो गिनती के 30-35 क्वेश्चन कितने हैं, 30 से 35। तो अगर आप उतना बस कर लोगे तो आपकी पूरी साइंस, और सिर्फ फिजिक्स नहीं बता रहा हूँ, पूरा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ, ठीक है, तो उससे कवर हो जाएगा, क्लियर है। लाइट में भी, लाइट में किसी का कोई डाउट है जो आपको पूछना है कि सर ये कैसे होता है, ये क्या होता है। रे डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। जैसे कि रे डायग्राम कैसे बनता है, या फिर प्रिंसिपल से वो जा रही है तो कहाँ पर बनेगा, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये तुम्हारे सिलेबस में है सिर्फ तुम्हें इमेज फॉर्मेशन समझाने के लिए, इसीलिए क्योंकि 12th में आपको जो यूनिट है उसमें इसके ऊपर बनते हैं न्यूमेरिकल और माइक्रोस्कोप वगैरह। तो अगर तुम्हारा बेसिक्स नहीं बनेगा तो 12th में तुम एकदम से खाली हो जाओगे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो जो रे डायग्राम जो सिलेबस में दिया है सिर्फ वो दिखाता है कि कैसे इमेज फॉर्म होती है, वो तुम्हें सिखाया गया है, ठीक है। पेपर में पूछने का कोई कंसेप्ट बनता नहीं है, लेंदी है और कोई वर्थ इट नहीं है। डायग्राम बनाने का कोई मतलब, एक किसी चीज़ का होता है ना कि पर्पज़ होना चाहिए, वो इतना ज़्यादा खास पर्पज़ नहीं निकलता है कि वो एग्जामिनर उसको चेक करे, समझ पा रहे हो। तो वो रे डायग्राम आएगा नहीं, आप उसको कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये आ सकता है जो चार्ट में आपको बना हुआ ना, एनसीईआरटी में जो चार्ट में बना हुआ है कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, अगर ये वाला मिरर है, प्रिंसिपल है तो कहाँ फॉर्म होगी, वो चार्ट एक बार अच्छे से देख के चले जाना, उसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन तो फिर भी नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्लियर है। लाइट और ये वाला, इसमें बहुत बड़े बड़े आंसर्स नहीं पढ़ने लाइट वाले में, वैसे है भी नहीं ज़्यादा बड़े, लेकिन बहुत बड़े बड़े नहीं करने, सिर्फ आपको छोटी मोटी चीज़ में। इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम चीज़ है, ओम्स लॉ याद करके जाना, लॉ वगैरह, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें से आएगा, यूनिट का खास ध्यान रखना, यूनिट मेजरमेंट डिवाइसेस, और यूनिट हो गया, मेजरमेंट डिवाइसेस हो गया, और फॉर्मूला। इन 3 चीज़ों से आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। किन से बनेंगे, 3 चीज़ों से। या तो आपसे पूछ लिया जैसे पावर की यूनिट क्या है, वॉट, ये अब फिलअप में आ गया, ठीक है।
और पूछ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, मैचअप में आ गया। समझ रहे हो? करंट को कैसे मेजर किया जाता है, मैचअप में आ गया या फिर ऑब्जेक्टिव में आ गया, एमीटर या वोल्टमीटर ऑप्शन दिया हुआ है। समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये पढ़ के जाना। और ये जो 3 क्वेश्चन बोले ना, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? तो आपको एमीटर मैं बता देता हूँ, फटाफट कंक्लूड कर देता हूँ। करंट को हम एमीटर से मेजर करते हैं, वोल्टेज को हम वोल्टमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद पावर की यूनिट वॉट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वॉट होती है पावर की, WATT, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वोल्ट, VOLT, ठीक है। और उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट को हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, कूलाम होता है चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, ठीक है, ये याद होना चाहिए। और कुछ फॉर्मूले देखो, इलेक्ट्रिसिटी में इसलिए करवा रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि लिंकेज है इनके बीच में। ऑब्जेक्टिव बनेगा इलेक्ट्रिसिटी से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं। क्यू हमारा क्या है, चार्ज। ऐसे भी पूछ लेगा कि चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं, तो पता होना चाहिए, ठीक है। क्यू क्या हो गया, चार्ज, ठीक है, इससे चार्ज को डिनोट कर रहे हैं। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, ठीक है, जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और चार्ज के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, Q इक्वल्स टू IT होता है, Q इक्वल्स टू प्लस NE होता है। I हमारा करंट है, T हमारा टाइम है, N हमारा नंबर ऑफ इंटीजर है, E हमारा इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का क्या, चार्ज होगा, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूले भी आ सकते हैं डायरेक्ट, या फिर फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल बहुत बड़ा नहीं आएगा, यही पूछ लेगा कि बताओ करंट अगर 5 एम्पियर है और वो कितना 2 मिनट के लिए, हाँ 2 मिनट के लिए फ्लो कर रहा है, तो बताओ चार्ज कितना होगा, ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। या फिर टाइम नहीं दिया है और चार्ज पूछ लिया उसने कि 10 कूलाम चार्ज है और 5 एम्पियर आपका करंट है, ठीक है, तो कितनी देर के लिए वो फॉलो करेगा या फ्लो करेगा। ऐसे बहुत ही बेसिक्स, जैसे 2 मिनट की 2 सेकंड, क्या ये चार्ज की यूनिट के हिसाब, टी जो है टाइम सेकंड में चलेगा ना, उस हिसाब से, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव इस हिसाब से, या न्यूमेरिकल भी आए तो घबराना नहीं है। सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला ध्यान रख लेना। फॉर्मूला भी कैसे याद रखोगे, जो गिवन दिया है उनको ढूंढना और जो फाइंड करना है उसको देखना। मतलब देखने का मतलब है कि सिंबल्स ढूंढना उनके। जैसे करंट फाइंड करना है तो करंट का सिंबल क्या होता है, आई। और गिवन क्या क्या दिया होगा, चार्ज दिया होगा और टाइम दिया होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला, Q इक्वल्स टू IT। क्योंकि तुम्हें क्या पता है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, ठीक है। आई फाइंड करना है, तो तीनों चीजें कहाँ आ रही है, इस फॉर्मूले में आ रही है, तो ऊपर वाला लगेगा। अगर जिसमें इलेक्ट्रॉन का पूछ लिया तो ये वाला लग जाएगा। तो समझ लेना कि जो गिवन दिया है और जो फाइंड करना है वो दोनों तीनों चीजें एक ही फॉर्मूले में आनी चाहिए, वो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने देखा करंट का, करंट I से रिप्रेजेंट होता है, एम्पियर उसकी यूनिट होती है, उसको एमीटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ये सब समझ गए। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट किया जाता है, उसको कैसे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रह गए। सिंबल्स भी आते हैं, सिंबल्स मतलब वो जो तुम्हारी NCERT में जो बना हुआ है ना चार्ट, एक बार देख के चले जाना, ठीक है, अच्छे से। तो इलेक्ट्रिसिटी में इतना ही है। हाँ, सीरीज और पैरेलल का होता है, कॉम्बिनेशंस बनते हैं कुछ। सीरीज में अगर रेसिस्टेंस कनेक्टेड है तो क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर पैरेलल में है तो 1/R1 1/R इक्विवेलेंट बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। हाँ, टोटल या इक्विवेलेंट जो भी है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये एक्सप्रेशन अच्छे से याद कर लेना। ऐसे कंफ्यूज होते हो तो ऐसे याद रख लो। पैरेलल में क्या होता है, कनेक्शन ऐसे होता है, एक के नीचे एक, ठीक है, एक के नीचे एक होगा तभी पैरेलल में कनेक्शन होगा। अगर एक के बाद एक हो रहा है तो वो सीरीज में कनेक्शन है, ठीक है, रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक के नीचे एक है मतलब अपॉन में चला जाएगा, नीचे आ जाएगा R1, और अगर साथ में है तो साथ में चला जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से थोड़ा सा लॉजिक लगा, क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि ये अपॉन वाला है कि वो वाला सही। बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा कि सीरीज को डिफाइन करो या पैरेलल को डिफाइन करो, बस एक्सप्रेशन ही पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या हो गए, ओम्स लॉ याद कर लेना है, बाकी डेफिनेशन याद कर लेनी है, पोटेंशियल डिफरेंस की, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस की, पावर की, हीट लॉ की डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें। इलेक्ट्रिसिटी को ना एक बार बिना देखे सारी चीज़ें लिखते जाना, लिखने का मतलब है मेरा रिलेट करते जाना, ठीक है। H के ही 10 फॉर्मूले बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं, जितने बना पा रहे हो उतना देख लेना, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं करके आने हैं। इस बार क्या मतलब, हर बार ही क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस रखी जाती है,
ठीक है, साइंस और सोशल में अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही है तो आपके आंसर्स में आपको बहुत अच्छे से मार्जिन दिया जाता है, मार्किंग जो होती है अच्छी मार्किंग होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके शुरू में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव गलत होते हैं तो टीचर बहुत डीपली कॉपी चेक करता है और हर छोटी से छोटी मिस्टेक को अंडरलाइन करता है या उसके मार्क्स काट लेता है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दे और ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा स्कोर करवा सकते हैं, समझ रहे हो। मतलब 1-2 पॉइंट में ही या 1-2 वर्ड लिखने में ही तुम्हें 1 नंबर पूरा पूरा मिल रहा है, और क्या चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया। मैग्नेट में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत डीप नहीं जाना है, जो सिंपल सी चीज़ें, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ठीक है, सोलेनॉइड क्या होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इम्पोर्टेंस नहीं कह सकते यार, प्रॉपर्टीज़, क्या प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन बनता है कि ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, वाई डू नॉट इंटरसेक्ट, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। डेफिनेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनॉइड, ये सब बता दिए हैं। और भी अगर कुछ मिस हो रहा हो तो बताओ। वैसे तो इसमें से 6 नंबर का आ रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, इसमें 6 मार्क्स का भी मैग्निफिकेशन, वो तो लाइट में है ना, मैग्निफिकेशन वगैरह वो सब। मैग्नेट की बात कर रहे हैं अपन। हाँ, वो रूल याद कर लेना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड वाला याद होना चाहिए, और एक ये लेफ्ट हैंड, और एक राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल जो होता है ना, ये याद होना चाहिए। इसमें एक और मैक्सवेल का था या फिर कौन सा, मैक्सवेल का ही था ना शायद। उसमें भी दिया हुआ है सैंपल पेपर में। हाँ, मैक्सवेल का रूल की डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए, ठीक है, डेफिनेशन, और एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। अब ये बहुत ज़्यादा जिसको लग रहा है तो आप शुरू की चीज़ें करें, सिर्फ ये जो मैंने बता दिया है इनमें से ही आ जाएगा, और एक ये वाला, ठीक है। ये गिनती के इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़, और वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, बस इतने ही 4-5 क्वेश्चन करके जाएं आराम से। 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, जितना भी आना है इसमें से आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में मैंने ज़्यादा देखा नहीं है। इन्वायरमेंट वाले में से मैं अभी बता देता हूँ आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इकोसिस्टम वाला ये वाला है ना, इसमें वही है बायोडिग्रेडेबल। हाँ, तो इन्वायरमेंट वाले में आपको देखना है ध्यान से, जो बायोडिग्रेडेबल वाला बोल रहे हो आप, और ग्लोबल वार्मिंग के रीजंस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं, हाँ, इन्वायरमेंट में रहेगा, ठीक है। क्लियर है। सर इसके आईआईटी दिए हैं आप? दिए, ठीक है, फिर भी देख लो एक बार। इन्वायरमेंट में क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज एनवायरनमेंट, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, हाँ, एसिड रेन भी आएगा कि क्यों होती है और उसके इम्पैक्ट क्या हैं। उसके बाद इकोलॉजी का जो क्वेश्चन है, या फिर इकोसिस्टम का जो क्वेश्चन है, give any 2 ways in which non biodegradable substance would affect the environment. 2 ways, आगे क्या था, Of non degradable substance would which affect the environment. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। और एक लास्ट आता है, ध्यान से देखेंगे, लास्ट वाला आता है फूड चेन और फूड वेब को या तो डिफाइन करना है या फिर डिफरेंस लिखना है, समझे। फूड चेन या फिर फूड वेब में डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो ये चीज सेम है, ये नहीं हमें ठीक है। पूछ लिया व्हाट इज फूड वेब, तो जो डिफरेंस आप याद करोगे उसकी जो पहली लाइन है, द फूड कैन बी, जैसे मेनी ऑफ द फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड बाय स्पीशीज विच ऑक्यूर इन मोर देन वन फूड चेन, दस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन मल्टी डायरेक्शनल इज कॉल्ड फूड वेब, ठीक है, फूड वेब, ठीक है। ये हो गया, the network of a large number of food chain. हाँ, यही वाला। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर डिफरेंस आए तो भी हमें पहला पॉइंट ये लिखना है,
और अगर डिफरेंस नहीं आया तो पूछ लिया डिफाइन फूड वेब, तो पहला पॉइंट ही आपकी डेफिनेशन हो गई। किसी भी डिफरेंस का ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जो मेजरली डिफरेंसेस उसका फर्स्ट पॉइंट उसकी डेफिनेशन ही होती है, ठीक है, जो बड़ी रहती है, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन आए तो वो फर्स्ट पॉइंट वगैरह जो आप याद करें या उसी को कंक्लूड करके आप लिख सकते हो, घबराने वाली बात नहीं। और डिफरेंस है, तुमने डिफरेंस याद नहीं किया, जैसे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस है, तुम्हें पता है रेस्पिरेशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, अलग अलग याद किया है ना। लेकिन अगर मान लो किसी दिन उसमें डिफरेंस आ गया, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, तो कुछ नहीं करना है, जो रेस्पिरेशन तुम्हें आता है उसको इधर एक पॉइंट बना के लिख दो, बीच में एक लाइन खींच दो, जो फोटोसिंथेसिस तुम्हें आता है उसको इधर लिख दो, ठीक है। बस ऐसे 2 पॉइंट वगैरह लिख के आ जाना, उसमें एक एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल, डिफरेंस फॉर्मेट में हो गया। अलग से डिफरेंस याद किया क्या? नहीं, जो याद है उसको ही घुमा फिरा के लिखना सीखो, ठीक है। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जो उसको चाहिए उस फॉर्मेट में बस रिप्रेजेंट करना है और कुछ नहीं। क्लियर है? तो इसमें इतना ही करना है। ओजोन लेयर भी पढ़ लेना। मैं इसमें इतने सारे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारे फेमिलियर हैं। ग्रीन हाउस तुम्हें पता है, ग्लोबल वार्मिंग तुम्हें पता है क्या होता है, ओजोन लेयर पता है क्या होता है, ठीक है। तो एक बार बस रीड भी कर लोगे ना तो भी याद हो जाएगा, रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, वो उसका बस वो जो बुक में जो डायग्राम दिया है ना वो याद होना चाहिए। वो एक ट्राइंगुलर शेप में दिया है कि पहले क्या प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर, बस। और मैं बता देता हूँ प्रोड्यूसर क्या होता है, जो प्रोडक्शन करता है, जैसे प्लांट्स जो होते हैं प्रोड्यूसर हो गए। कंज्यूमर मतलब जो सेकंड लेवल के जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वो हमारे कंज्यूमर हो गए, ठीक है। कंज्यूमर को हम और भी क्लासीफाई कर सकते हैं, ओमनिवोरस, कार्निवोरस वगैरह वगैरह इनमें। फिर एक होता है डिकम्पोजर की, जब कोई चीज़ खत्म हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसकी डिके हो जाती है, तो जो लोग उसको डिकम्पोज करते हैं, मतलब जो हाँ मॉस्किटोज हो गए, मॉस्किटोज छोटे मोटे अर्थवॉर्म टाइप जो चीज़ें हो गई हैं, छोटे मोटे जो बैक्टीरिया और फंगी वगैरह जो होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। बस कुछ नहीं। तो फिजिक्स में इतना ही था। फिजिक्स में तुम लोग जनरेशन और वो सब मत देखना, जनरेशन मोटर वो सब नहीं आने वाला है मैग्नेट में, ठीक है। जितना बताया उतना करना, इतने में से ही आ जाएगा और इससे अलग नहीं जाएगा। टाइम कम है तो इसी को पढ़ो और इसी को रिवाइज करो, ठीक है। अब दूसरा डाउट ये आता है कि सर आपने तो इतना सारा बता दिया है। देखो जिनको जितना, मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ, जिनको जितना याद है सबसे पहले आप वो रिवाइज करें। और अगर उसको अच्छे से करने के बाद, मतलब जो आपको याद है और जो मैंने यहाँ बताया दोनों अगर मिल रहे हैं तो आप उनको पहले रिवाइज कर लो, ठीक है। जैसे मैंने 6 पॉइंट बताए तो मैं 3 ही याद है, इस 6 में से 3, तो पहले 3 को रिवाइज कर लो, फिर बाकी चैप्टर्स पे चले जाओ, ऐसे करते जाओ। फिर अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, अगर टाइम बच रहा है तो बाकी के 3 पॉइंट को भी देख लो, ठीक है। पढ़ के देख लो, एक बार किताब में पन्ने पलट के देख लो। और अगर टाइम नहीं बच रहा है तो जितना आता है उतना ही करके जाओ, एक्स्ट्रा मत जाओ, ठीक है। परेशान नहीं होना है कि हमें तो इतना बताया था हमें नहीं आया, जितना करके जाओगे उतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये मैंने फिजिक्स भी बता दिया। फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम है किसी को, जैसे किसी को मैग्नेट समझ में नहीं आया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया, या कैसे क्या करना है। फैक्टर अफेक्टिंग अगर तुम लिखोगे, जैसे मान लो रेसिस्टेंस के फैक्टर अफेक्टिंग आ गए हैं, तो प्रॉपर क्वेश्चन देखना है कि अगर 2 नंबर का है तो सिर्फ नाम लिख के आना है कि ये फैक्टर्स अफेक्टिंग है, समझ रहे हैं। और अगर 3 या 4 नंबर का है तो उसमें उसकी प्रोपोर्शनलिटी भी बतानी है कि जैसे लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा, टेम्परेचर से डायरेक्टली करेगा, या फिर एरिया से इन्वर्सली करेगा, वो सारी चीज़ें बतानी है। कैसे बताओगे? ऐसे R लिखा हुआ है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, और L ये तुमने बता दिया है। कब? जब 3 नंबर का है। मान लो अगर 4 नंबर का आ गया तो इसी चीज़ को डिफाइन कर दोगे कि द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज देन रेसिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज। इसी चीज़ को लिखा है मैंने। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बताता है कि अगर आप इसमें कुछ डिक्रीमेंट कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो ये भी डिक्रीज होगा, और अगर आप इसको इंक्रीज कर रहे हो तो ये भी इंक्रीज होगा। मतलब जैसा इंपैक्ट इस पे जा रहा है वैसे ही रेसिस्टेंस पे जाएगा। इन्वर्सली हो गया, मतलब कि जैसे कि इन्वर्सली में क्या बनता है, रेसिस्टेंस इन्वर्सली नहीं बने, साइन सेम बनेगा, वो 1 में आ जाता है, ठीक है। ये होता है मतलब कि अगर आप रेसिस्टेंस बढ़ाओगे तो एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया। और अगर मान लेते हैं एरिया में बढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एरिया बढ़ा रहा हूँ, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इन्वर्सली का मतलब है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एरिया यहाँ ऊपर जा रहा है तो ये क्या बन गया, 1/r, ऐसा भी तो बन रहा है। मतलब जब आप एरिया बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस घट रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे की क्या बोलते हैं, रिवर्स क्या बोलते हैं, रिवर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है और ये रिप्रेजेंट करके आना है। एक होता है स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, वो रो से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डेफिनेशन देख के जाना और उसका फॉर्मूला देख के जाना, ठीक है। रो वाला क्लियर है, शायद आ जाए।
इसी को स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी या रेसिस्टिविटी सिर्फ या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, सारी चीज़ें उसी को बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो फिजिक्स और बायो हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? बायो हो गया, मतलब मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि उसमें क्या क्या करना है और कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। कैसी शक्लें बना ली भाई तुम लोगों ने। चलो अब आ जाता है केमिस्ट्री, जो तुम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लास्ट चैप्टर भी है बस। मेजोरिटी लोगों की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, केमिस्ट्री को ना बहुत ऐसा समझो तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, ठीक है। ये आपको आती थी? मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। देख अभी तुम्हें केमिस्ट्री आधी पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है? फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा है, मेटल नॉन मेटल मैंने पढ़ा है। एक बार ये लोग डाउट लेके आए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। एसिड बेस भी मैं पढ़ाई थी, उसमें एक डिफरेंस ही तो है, और क्या है? बस अब लास्ट चैप्टर पढ़ा दो और कुछ मत पढ़ाओ। एसिड बेस में है ही क्या, एक डिफरेंस है। सुनो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो, केमिस्ट्री में कैसे रिवाइज करना है और कैसे चीज़ें फॉलो करनी है। अगर बस अब आवाज़ नहीं, अब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो ध्यान से सुनो कि केमिस्ट्री में किस तरीके से हमें चीज़ें लेके चलनी है। सबसे पहले मैं जो जानता हूँ वो क्या है कि आपका फर्स्ट चैप्टर काय पे बेस्ड है? इक्वेशंस पे और रिएक्शन पे। और फर्स्ट चैप्टर का तुम लोगों का टेस्ट इतनी बार हो चुका है कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें रटी हुई है। देखो अभी याद नहीं आ रही है, अभी आती जाएंगी। ऑक्सीडेशन, अच्छा ये रिडक्शन क्या होता है, दोनों की डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, ये नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है? रेंसिडिटी कोरोजन या फिर कोरोजन। कोरोजन में दो तरीके से पूछ लेगा कि कोरोजन क्या होता है या फिर उसके जंग वाला कोरोजन क्या होता है या फिर उसके प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन कितने लिखोगे? 2 या 3? 2 या 3, ठीक है। कोरोजन के वो होते हैं ना अपन ऑयलिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, ये सारे, जिंक की प्लेटिंग में। हाँ वही, ठीक है। तो ये कोरोजन हो गया। एक रेंसिडिटी का दूसरा, देखो रेंसिडिटी जब मैं बोल रहा हूँ तो या तो डायरेक्ट पूछ लेगा व्हाट इज रेंसिडिटी, डिफाइन करो, या फिर क्या पूछ लेगा कि जो हमारे चिप्स के पैकेट्स वगैरह होते हैं उनमें ऑयल फैट कंटेनिंग। हाँ ऑयल फैट कंटेनिंग, ये वाला इस तरीके से पूछ ले। दोनों का मीनिंग सेम ही है, रेंसिडिटी की वजह से ही हम वो वहाँ पे वो करते हैं। या फिर इसको ऐसा पूछ ले कि हम उसमें नाइट्रोजन क्यों भरते हैं, समझ रहे हो? मैं हर टाइप से लिख के बता रहा हूँ, उसमें नाइट्रोजन क्यों भरते हैं, तो उसका आंसर भी इसी के हिसाब से जा रहा है, रेंसिडिटी के। तीनों क्वेश्चन में एक ही चीज आ रही है, तो घबराना नहीं कि अलग अलग हो गया है। जी आंसर है, उसको ठीक है। एग्जांपल में बना के लिख सकते हैं। हाँ, मतलब अगर रेंसिडिटी की डेफिनेशन लिख रहे हो तो तुम ये एग्जांपल लिख सकते हो कि हम ऑयल फेट वगैरह को वहाँ पे ऑक्सीडाइज ना हो जाए इसलिए नाइट्रोजन फिल करते हैं। ये एग्जांपल हो गया, किसमें? चिप्स पैकेट में, ये एग्जांपल हो गया। और अगर उसने एग्जांपल से क्वेश्चन पूछ लिया तो बोल दोगे क्योंकि वो खराब ना हो जाए इसलिए हम ऐसा करते हैं, और इस चीज़ को हम रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये फर्स्ट चैप्टर है। एक क्वेश्चन इनमें से आ रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें से आ रहा है डेफिनेशन वगैरह का। दूसरा क्या आ रहा है? या तो बैलेंसिंग द इक्वेशन, या तो बाकी सारे लिए बैलेंसिंग द इक्वेशन अब बहुत सारी हो सकती है, कौन सी करोगे? एनसीईआरटी में जो लास्ट के पेज पे जो दी हुई है ना, लास्ट के पेज पे जो ग्रीन वाले पेज में 10 एक क्वेश्चन होंगे, 10 एक मतलब 10 एक इक्वेशन होंगी, वो करके चले जाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, आसान आसान सी, ठीक है। हाँ बस वो 10 करके चले जाना, उसमें से आ जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिफाइन करो, या फिर हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों चले जाना देख के, क्योंकि सेम ही है, ठीक है। थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बस इसमें एक और लिख लो यार, मेरा मन हो रहा है कॉम्बिनेशन लिखवाने का, ठीक है। प्रेसिपिटेशन शायद ही आ जाए तो डरना नहीं है, ईजी है, कर लेना, ठीक है। हाँ प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं उसमें, वो वाली, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा कंक्लूड हो गया, इतने में से आएगा, इससे बाहर नहीं। 2 क्वेश्चन बताए मैंने, मतलब एक और में तो इनमें से आना है और एक मेन में इसमें से आना है, मतलब एक मेन क्वेश्चन रहेगा उसके नीचे और में आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से आएगा, क्लियर। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी आ सकता है, हाँ। ये रिएक्शन में ही लिखो उसको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में, ठीक है। उसकी रिएक्शन याद होनी चाहिए और डेफिनेशन, ठीक है। क्लियर है? इतने में से तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में से 3 नंबर या 4 भी नंबर, अगर एग्जांपल नहीं आए तो कैसे बनाना है? एग्जाम्पल नहीं आए तो फिर छोड़ के आओ, क्योंकि गलत लिख दोगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है।
समझना कोई भी चीज़, अगर तुमने एक सही लिखा हुआ है, मतलब डेफिनेशन सही लिखी है, लेकिन उसके नीचे कुछ गलत लिख रहे हो तो वो नंबर काट लेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपने ऊपर का सही लिखा है, नीचे कुछ भूल गए हो, ठीक है, तो अब गलत तो दिख नहीं रहा है ना, तो शायद पूरे नंबर दे दे, ठीक है। लेकिन जब गलत दिखेगा तो ऑब्वियस बात है नंबर काटेगा ही काटेगा। आ रहा हो तो लिख के आओ, नहीं आ रहा हो तो छोड़ दो, ठीक है, पर गलत मत लिखो। साइंस में मन से ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। साइंस में चीज़ें फिक्स हैं, तो मन से ज़्यादा नहीं लिखना है, मन ज़्यादा चलाना नहीं है। जो होता है याद है तो लिखो, नहीं होता है तो मत लिखो। जिनको कुछ ही नहीं आ रहा है, टाइम बहुत बचा है, 1 घंटे पहले पेपर हो गया, सब कुछ लिख दिया जितना आता था, 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो फिर क्वेश्चन को ही वापस से लिख के आए, ठीक है। वाई हटाए और डायरेक्ट लिखे ठीक है, हाँ सही है। सर ऐसा इसमें 2 क्वेश्चन में हाँ तो आप लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑब्वियस बात है नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कम से कम टाइम पास तो होगा, लगेगा तो कि हाँ हमने करा है, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर मैंने बता दिया है, इसमें इससे बाहर नहीं जा रहा है। व्हाट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन, उसी को कोरोजन बोलते हैं, ठीक है, उसी को कोरोजन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंट, उसी को कोरोजन के प्रिवेंशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये एक ही चीज है, जैसे रेंसिडिटी को 3 पार्ट में तोड़ के पूछा, वैसे कोरोजन को कैसे ही पूछ लेगा वो। कोरोजन क्या है, सिंपल, रस्टिंग ऑफ आयरन फिनोमेनन किस पे बेस्ड है, कोरोजन पे, ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो जो कोरोजन के प्रिवेंशन है वही लिख सकते हो, ऑयलिंग करके आप कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन करके, ग्रीस लगा के, कैसे भी, ठीक है। सेम क्वेश्चन बन रहा है, क्लियर है। इसमें लगा सकते हो तुम दिमाग, ऐसे अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये उससे रिलेट कर रहा है तो वहां दिमाग लगा सकते हो, लेकिन बिल्कुल ही अंधाधुंध दिमाग नहीं लगा देना है, ठीक है। कि क्वेश्चन कोरोजन से था, तुमने लिख दिया है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, कि हम तो ऐसे भी कुछ कर सकते हैं, नहीं, इतना बहुत डिफरेंट नहीं लगाना है। कोरोजन से रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ आता है और तुम क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, पर इतना लग रहा है कि कोरोजन के बारे में ही कुछ ना कुछ बात की जा रही है, ठीक है, तो वहां पे जो तुम्हें कोरोजन से रिलेटेड आता है वो लिख के आ जाना, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कर लोगे फर्स्ट चैप्टर। और ये सब बहुत बड़े बड़े नहीं है भाई, सब 2-2 लाइन के आंसर्स हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेना। आता है सेकंड चैप्टर, क्या है हमारा सेकंड है, क्या नाम क्या है, एसिड एंड नहीं करना है, हम कर चुके हैं, ठीक है। देखो क्या आया, एसिड एंड बेस। अरे बस भाई बस, वो जिसके लिए आसान है आजकल वही परेशान है, समझे। हाँ तुम लोग अभी पता है, ये अगर समुद्र है ना, सुन, ये समुद्र है, हम नीचे बताए नहीं, उसके ऊपर एक छोटा सा टापू है, तो तुम बस इतना देख पाते हो, हम इतना देख लेते हैं, और बहुत सारे लोग तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। एक्सपोज तो नहीं करती उसको भाई, वो जितनों को एक्सपोज कर रहा है, डाल दे चैनल लड़ जाए। हाँ भैया, हैं? संदीप महेश्वरी एक्सपोज और ऐसे बिल्कुल बस आ जाए सेकंड चैप्टर पे, आ जाए। मैं सही बता रहा हूँ, जब वहाँ, अरे वो तो छोड़ो, ठीक है, जब पेपर आएगा ना तो संदीप महेश्वरी आसान है करने नहीं आएगा, वहाँ टफ लगेगा तो वही बोलोगे कि आसान नहीं है, टफ है, ठीक है। हाँ, और ये बाद में रोएगा भी, अरे यार पूरा आता था, बस आसान है के चक्कर में कुछ पड़ा ही नहीं ठीक है। तो एसिड बेस में देख लो फटाक से, सबसे पहली चीज जो कि पेपर में आ रही है वो क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। दूसरी चीज एसिड बेस से आएगा तुम्हारा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वाला इसी में है ना, बेकिंग सोडा, यूजेस, केमिकल इक्वेशन, पाउडर, बेकिंग पाउडर सोडा एक ही होता है भैया, पीओपी, और क्या है, वो ब्लीचिंग पाउडर सही बोल रहा है, एक बेकिंग एक ब्लीचिंग है और एक पाउडर ब्लीचिंग, ठीक है। बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इसलिए मैंने आगे नहीं लिखा था, पीओपी और एक और है पीओपी और एक सोडियम कार्बोनेट, क्या था वो, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। वैसे तुम ये 3 भी करके चले जाओगे ना, इनमें से एक आ रहा है, ठीक है। इनके क्या क्या करने हैं, यूजेस, केमिकल फॉर्मूला, अरे रुक जा, यूजेस, केमिकल फॉर्मूला, और थोड़ी सी केमिकल फॉर्मूला से ही डेफिनेशन बना लोगे यार, ठीक है। जो केमिकल फॉर्मूला उसी को नंबर में लिख देना है, जैसे मान लो NaCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है, तो उस तरीके से वो लिख दोगे, ठीक है। क्या होगा, तो वो मतलब नाम लिख देना है, एक फॉर्मूला ये हो गया तो उसका नाम लिख देना है बस, अगर फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या? हाँ
ठीक है। चारों एक साथ आए तो इसमें तो ये लिखा राइट टू यूज ऑफ ईच ऑफ द सर इसमें पीएच का अरे तो याद करके जाना ना भाई, अगर सिर्फ आ गया डिफाइन बेकिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर, बस 2 क्वेश्चन दे दिए। अभी तो 4 दिए हैं इसलिए वो एक एक नंबर में चारों को बांट देगा, समझ रहा है। लेकिन जब सिर्फ 2 दे दिए कि डिफाइन या फिर राइट द डिफरेंस बिटवीन वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर, अब बताओ। इसका नहीं हो रहा। नहीं तो क्या 4 पॉइंट इधर लिखना है, तो उसकी जो तुम्हें फॉर्मूला पता है कि इसका फॉर्मूला ये है, उसका वो है, अलग अलग हो गया, डिफरेंस हो गया। इसके यूजेस ये हैं, उसके यूजेस ये हैं, अलग अलग हो गए दोनों के यूज, तो डिफरेंस हो गया। थोड़ा सा दिमाग से खेलो, ठीक है, जो कि बहुत कम है तुम। चलो खेलो दिमाग से। ड्रीम 11 नहीं डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। पता चला खेलो दिमाग से में धोनी भाई आए और बोले कि चलो ड्रीम 11 डाउनलोड कर लो, है ना। और क्या आता है इससे, एसिड बेस में ये डिफरेंस हो गया, ये हो गया। पीएच वाले ऑब्जेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव आएगा। देखो भाई हर एक पेपर में क्या होता है, 2 से 3 के समथिंग ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, जो किसी को नहीं आते हैं, ठीक है, या फिर बहुत कम लोग कर पाते हैं, बाकी सारे इजी होते हैं। तो इसी चैप्टर में से बनने वाला है वो टफ वाला, ठीक है। वो जो टफ ऑब्जेक्टिव बनेगा वो इसी में से बनेगा। अब देखो मैंने नहीं इसके पूरे ऑब्जेक्टिव देखे। ठीक है, कैसे, क्योंकि साइंस है, साइंस जितने टॉपिक इसने टच किए ना वो सारे बड़े लेवल पे बहुत डीप हैं, ठीक है, मतलब उनसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कौन सी विटामिन, कौन सा एसिड कहाँ कौन से फल में पाया जा रहा है ये पता होना चाहिए। कौन से कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट किसका है, कि बेकिंग सोडा का क्या है, कि वॉशिंग सोडा का क्या है, ये सब कहीं से भी पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में। समझ में आ रहा है चीज़। तो ऑब्जेक्टिव जो आएगा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। लेमन का पीएच कितना होता है, वो एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, चलो ठीक है एसिडिक होता है तो कितने पीएच पे होता है, ठीक है, इतना डीप वो आपसे पूछ लेगा। ऑरेंज का कितना होता है, तो ये जो टफ वाला बनेगा वो एक यहीं से बनेगा। अच्छे से पढ़ के जाना, और अगर जितना किताब में बस उतना ही पढ़ना, बाहर से मत देखना कि गूगल निकाल के करे जा रहे हो, तो फिर वो खत्म नहीं होंगे। 100-150 ऑब्जेक्टिव निकलेंगे, तुम कर नहीं पाओगे। जितने किताब में है, एक बॉक्स बना हुआ है उसमें बहुत सारे फल फ्रूट के नाम दिए हुए हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, वो कर लेना, ठीक है, उतने में से आ जाएगा। क्लियर है। हाँ, बाकी परीक्षा बोर्ड में जो दिया हुआ है। तो एसिड बेस भी हो गया है, डिफरेंस, बाकी नीचे वो चारों कंपाउंड के फॉर्मूले, नाम, यूजेस, और तीसरा ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। थर्ड चैप्टर कौन सा है अपना, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें से भी ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आएंगे। केमिस्ट्री में से सिर्फ इन दोनों चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, ठीक है, मेजोरिटी। फोर्थ का क्या करना है ये बताओ। हाँ आ रहे हैं ना, तो थर्ड के बाद फोर्थ ही, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट में से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। 7 मार्क्स का है। हाँ, तो फर्स्ट चैप्टर में 7 मार्क्स का है। एक डिफरेंस आएगा, एक उसका तो सारी रिएक्शन पढ़ लेना जो बता, वो एक डिफाइन वाला आएगा और दो एक ऑब्जेक्टिव आएंगे, पर वो ऐसे आएंगे। ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा हाँ। रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, वो भी आ सकता है, और रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट उससे रिलेट करता है ना। ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, तो वहाँ पे उससे जोड़ के वो बना देगा कि बताओ कौन सा मेटल या कौन सा रिएक्टेंट ज़्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है, ठीक है, इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, ऐसा बता देगा, ठीक है। देख लेना, पर जितने टॉपिक बताए उन टॉपिक से बाहर नहीं, जो भी आएगा उन टॉपिक में से ही आएगा, ठीक है। पीछे मार्गी स्कीम लिखी रहती अरे ये रेशो वेशो पूछ लेगा। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट ठीक। वाटर इज मेटल एंड नॉन मेटल। पहली चीज डिफरेंस। डिफरेंस कैसे, 2 टाइप से, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो तुम्हें फिजिकल ज़्यादा याद करनी है, 5 से 6 7 जितनी हो सकती है वो सारी फिजिकल कर लेनी है, ठीक है। केमिकल में मैक्सिमम 2 याद करनी है, कितनी, 2 मेटल की 2 नॉन मेटल की, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। 4 मार्क्स का आया। हाँ, तो 2 मेटल की लिखना है, 2 नॉन मेटल की, 1 1 2 3 4 हो गई। अगर सीधे डिफरेंस बोला तो दोनों मिक्स कर दो। अरे नहीं आता है, केमिकल प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तुम्हारे सिलेबस में टोटल 3 दी हुई है, तो इतना नहीं पूछेगा, मानो थोड़ा सा समझो। और में भी तो एक क्वेश्चन आएगा ना, और में भी तो ऐसा नहीं आएगा राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नीचे और में दिया राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ऐसा दे देगा, नहीं देगा, थोड़ा सा समझो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 2 प्रॉपर्टीज याद कर लोगे काफ़ी है, ठीक है। कोशिश करना है कि और वाला ही क्वेश्चन करके आओ अगर इजी रहे तो।
बाकी इसके बाद डिफरेंस हो गया। डिफरेंस में जो भी पॉइंट लिखोगे वो अच्छे से याद करना, क्योंकि उनसे ही ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। कि जैसे मेटल लिक्विड कौन सा है, लिक्विड मेटल कौन सा है, मरकरी है। सबसे ज़्यादा चमकने वाला नॉन मेटल कौन सा है, डायमंड है। ग्रेफाइट क्या होता है, उसका एलोट्रॉप होता है। कार्बन किस में सबसे ज़्यादा होता है, डायमंड वगैरह में होता है, ठीक है। आयोडीन भी चमकता है। ऐसे जो एक्सेप्शंस मैंने लिखवाए, आवाज़ नहीं, जो डिफरेंस में एक्सेप्शन वो मैंने ही पढ़ा है ना, मेटल नॉन मेटल, तो जो मैंने उसमें एक्सेप्शन लिखवाए हैं, जो चीज़ें बताई हैं एक्स्ट्रा में भी, वो सारी पढ़ के जाना, ऑब्जेक्टिव वहीं से आएगा, ठीक है। बाकी अगर आप प्रॉपर्टीज़ लिखोगे तो वो मत लिख देना, बहुत ज़्यादा इजी मत लिखना। पहले अच्छी खासी वाली लिखना कि गुड कंडक्टर कौन सा होता है, बैड कंडक्टर कौन सा होता है। फिर बाद में मेल्टिंग पॉइंट किसका कम होता है ज़्यादा। फिर लास्ट में तुम लोग लिख देना यार कि सोनोरस क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, ये सब जो है बाद में, ठीक है। पर जो तुम्हें लिख के आना वो सब सही रहेंगे, मैंने वो गलत नहीं रहेगा, लेकिन अच्छे पॉइंट लिख के आओगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और क्या बनता है इसमें से, यही चीज़ें हैं मेटल नॉन मेटल में से, तो ठीक है। डिफरेंस वगैरह कर लेना, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, और उन्हीं में से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो 2-3 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 5-6 नंबर का यहाँ से भी बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, अब आ जाता है लास्ट। आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट। ये इसी में है क्या, तो उसमें आयोनिक की डेफिनेशन आ सकती है। चलो डिफरेंस कर लेना, क्योंकि दोनों आ जाएंगे उसमें। वैसे मुझे नहीं लगता ये आएगा, जो रिएक्शन वगैरह वो रहते हैं, लेकिन वो कर chemical लेना, properties 3 डिफरेंस कर लेना इसमें, ठीक है। आयोनिक और कोवेलेंट में वो डिफरेंस में ही आ जाएगा। मतलब जब मैंने डिफरेंस बोल दिया ना, तो डेफिनेशन और यूजेस जो याद करोगे वो इधर लिख देना। कोवेलेंट के जो डेफिनेशन और यूजेस या प्रॉपर्टीज याद करोगे वो इधर लिख देना, ठीक है। एक ही चीज़ है। ये रिएक्शन वाली वो केमिकल रहती है ना, और केमिकल क्या है? हाँ, जिसमें रिएक्ट करके जो बनता है। 3 बॉक्स करके डिफरेंस कितना है ना। हाँ, डिफरेंस कोशिश करना कि 3 बॉक्सेस बनाओ, कि यहाँ पे आप वो लिख दो कि उनकी प्रॉपर्टीज़ किसके बारे में आप बात कर रहे हो, फिर मेटल में वो कैसा होता है, नॉन मेटल में वो कैसा होता है, ठीक है। और जिनको दिक्कत है तो वो जैसा फॉलो करते आ रहे हैं वैसे ही लिखना, कि इधर मेटल लिख दिया कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इधर लिख दिया कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल। लेकिन जिनको बहुत अच्छा बनाना है वो यहाँ लिख देना कि कंडक्टिंग कैपेसिटी या फिर गुड कंडक्टर, हाँ, या कंडक्टिविटी, ठीक है। और इधर लिख दोगे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, ठीक है, जैसा तुम्हें लगे। लास्ट चैप्टर आ जाता है हमारा, और इसमें से डेफिनेशन किसमें से, मेटल नॉन मेटल में से। जो आईएमपी में मैंने दी होगी बस वही करना, उससे अलग नहीं, ठीक है। अब आ जाता है लास्ट चैप्टर। कार्बन से का भाव भैया अगर लास्ट चैप्टर वो पूरी परीक्षा बोध में कितने नंबर का आ रहा है इसमें से, 6 6 नंबर जितना का। परीक्षा बोध में दिया है लास्ट चैप्टर उत्तर रट लो तो पूरा उसमें से आया ना। हाँ, अब देखो ध्रुव भाई ना पूरा रट लेगा और गलत करके आए। बस सर 3 ब्रोमो पेंटेन बनाना था, 3 ब्रोमो तक बन गया, लेकिन हेक्सेन बना दिया मैंने गलती से। ईडी मंत्र जिंदाबाद, वन शॉट खत्म लेक्चर। लास्ट ईयर का ठीक। रिकॉर्ड तोड़ेगा 98.2 का। हाँ वैसे ही। ऐसा क्या नहीं, तो सुनो, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान से देख लो 4th चैप्टर की, ठीक है। यहाँ पे आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड केमिस्ट्री में सबसे पहले याद कर लेना है सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस, ठीक है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी, आप इसमें देखोगे तो क्या मिलेगा, ये जो आपको दिए हुए हैं फॉर्मेशन करने के लिए, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इथेन या फिर एल्केन, एल्काइन, ठीक है। ये इथेनॉल और इथेनॉल एसिड इसमें नहीं आएगा। नहीं, इसमें नहीं आ रहा। बी की बात आ सकता है। आपको कहा कि रोज क्लीन बाय डिटर्जेंट। इसमें से सुनो, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा शायद और एक 2 नंबर का आएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अभी मैं बड़े वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ, आवाज नहीं। आपको नेमिंग के लिए आएगा, नेमिंग के लिए, ठीक है, कि आपको चीज़ों की नेमिंग करनी है। जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH3 CH2 Br, ठीक है, इसकी नेमिंग करनी है। ऐसे एक नहीं आएगा, 2-3 स्ट्रक्चर्स दिए रहेंगे और उसकी नेमिंग करनी है, ठीक है। तो अगर आपको आता है नेमिंग करना तो आप डायरेक्ट करके आ जाओगे, नहीं आता है तो और वाला क्वेश्चन देख लेना, ठीक है।
हाँ ऐसे ही दिया रहेगा, ये पहला है, दूसरा ऐसे दे देगा वो कि HCH_O, ये दूसरा हो गया। इनकी नेमिंग करो भाई, ठीक है। तो जिनने पढ़ रखा है अच्छी बात है, जिनने नहीं पढ़ रखा है डरना नहीं है, ऊपर वाला क्वेश्चन देखना इजी रहेगा, या जो मैं बता रहा हूँ उसमें से रहेगा वो कर लेना, ठीक है। या तो नेमिंग आ जाएगा या फॉर्मेशन आ जाएगा, दोनों में से एक आएगा, ठीक है। फॉर्मेशन में क्या है, इस बार नाम दिया रहेगा, इथेनॉइक एसिड दिया हुआ है, आपको इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। क्या करना है, स्ट्रक्चर फॉर्म। तो कैसे बनेगा वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, नहीं कर पा रहे हो रट के चले जाना, परीक्षा बोर्ड में दिया हुआ है, Then और मैं गारंटेड बता रहा हूँ कि आप जो रट के जाओगे उसमें कुछ ना कुछ गलती करके आओगे, नहीं ठीक है। मैं गारंटी ले रहा हूँ ना, मैं करेंगे। लगी शर्त, हाँ लगा लो। ठीक। चलो इसमें जीतोगे तो भी मेरा, पेपर रखना पड़ेगा। जीतोगे तो भी मेरा फायदा है, हारोगे तो भी मेरा फायदा है। नहीं फायदा कैसे, जीतोगे तो मेरे स्टूडेंट ने अच्छा किया, उसका अच्छा स्कोर बन जाएगा, और अगर हारोगे तो मैं जीत ही गया ऑलरेडी। शर्त अपन लगा रहे ना शिशिर की। हाँ नहीं थर्ड पर्सन इंक्लूडेड नहीं अगर करना। मार गए तो शिशिर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। चलो वो भी करवा लेंगे, आगे देखते हैं। चलो ये हो गया, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा। मेरा ये कहना है कि इन तीनों, ये तीन चीजें बताइए, या तो एक ये डिफरेंस हो गया नेमिंग और फॉर्मेशन, इनमें से आ जाएगा। दूसरा जो बनता है वो डेफिनेशन वाला बनता है, ठीक है। ये परीक्षा बोर्ड में देख लेना तुम लोग, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, परीक्षा बोर्ड में जो चीजें दी हैं उसी में से कर लेना अभी, ठीक है। स्ट्रक्चर भी पूछेगा क्या इसमें? अभी क्या बताया था, नहीं नहीं हाँ, ये उसी में से तो बना है, ठीक है। नेमिंग करना, स्ट्रक्चर बनाना। दूसरे आते हैं, सुनो डिफाइन वाले क्वेश्चन आता है दूसरा, कौन सा, डिफाइन वाला। तो इसमें क्या करना है, देखो हाइड्रोकार्बन, फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड, एल्कोहल, सॉरी एल्कीन, एल्काइन, नहीं हो सकता है डिफरेंस भी आ जाए पर बहुत बड़ा नहीं आएगा। तीन चीज़ें हैं तो मतलब 3 पॉइंट बनेंगे एक ही साथ, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, मतलब 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट लिखने वाला, जिसमें आप एक में डिफाइन कर दोगे कि इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका एग्जाम्पल ये है, तो टोटल 6 पॉइंट लिखोगे। अगर 2 पॉइंट भी बना रहे हो एक का तो 2 2 4 2 6 बन गए, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। या फिर दूसरा पोर्शन क्या बन जाएगा, हाँ ये सारे क्या हैं, इन सबको डिफाइन करना है। सुनो ध्यान से, इन सबको क्या करना है, डिफाइन। डिफाइन मतलब डेफिनेशन, डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल, समझ रहे हो। हाइड्रोकार्बन क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, और होमोलोगस सीरीज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ये सब 2-2 लाइन की डेफिनेशन है इनकी। छोटे छोटे से वर्ड्स, मतलब कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, बाकी पूरी क्या है, ग्रामर। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा, द होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। 3 वर्ड मैंने ध्यान रखे, कौन से, पहला सेम फंक्शनल ग्रुप, सर तीनों हो गए ना, नहीं सुनो, पहला क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप। दूसरा हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन, ठीक है। और हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन पहला, सेम फंक्शनल ग्रुप। और तीसरा क्या है, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन तुमने मैथ्स में पढ़ा है, क्या होता है, एक जगह पे मतलब एक की वैल्यू निकाल के दूसरी जगह पे उसको सब्स्टिट्यूट कर देना या रख देना, ठीक है। तो इन 3 वर्ड से मैंने क्या बना ली पूरी डेफिनेशन, कि जहां पर ऐसी सीरीज बन रही है ना, होमोलोगस सीरीज को मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो क्या है वो, एक सीरीज है, सीरीज ऐसी सीरीज जहां पर क्या हो रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कहां पे, हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन को रख के, हाइड्रोजन की जगह पे कार्बन, ठीक है। उसको हम सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो सीरीज बन रही है उसे हम होमोलोगस सीरीज बोल रहे हैं, समझे। 3 वर्ड, सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन, हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज, ठीक है। बाकी उससे पहले क्या दिया उसने, ग्रामर वगैरह, जो क्वेश्चन में है कि होमोलोगस सीरीज इज अ टाइप ऑफ सीरीज इन विच कंपाउंड वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें सेम है, ठीक है। इसी तरीके से याद रख लेना है।
हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे मेन पॉइंट पकड़ो। बाकी चीजें मन से लिख सकते हो, लेकिन ये जो फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप मन से नहीं लिख सकते। कार्बन भूल जाओगे तो कोई मतलब नहीं निकला, ठीक है, हाइड्रोजन भूल जाओगे तो कोई मतलब नहीं निकला पूरी डेफिनेशन का। तो ये मेन वर्ड याद रखना, बाकी में तुम अपने मन से लिख सकते हो और कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे मेन वर्ड्स याद रहेंगे तो डेफिनेशन सही रहेगी, ठीक है, क्लियर है। एक आध एग्जाम्पल लिख देना, CH4 एंड C2H6 एग्जाम्पल हो गए, इस तरीके से ये चीज करनी है। हाइड्रोजिनेशन भी लिखो इसमें, वैसे तुम लोगों के पास टिक किए हुए हैं, लेकिन एक बार फिर भी लिख लो अच्छे से, क्या है हाइड्रोजिनेशन, इनको पढ़ लेना है सबको, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, भैया एक बार बता दो कौन से पेज नंबर। ये सब फर्स्ट, हाँ 43, 44, 45 इन पे ही है। ठीक है, इतना ही करना है इसमें से। सर ये वाले क्वेश्चन में इसमें ही 10 ऐड है, 10 किया लगता है। किसमें? यही क्या व्हाट इज हाइड्रोजन है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क करके। हाँ पढ़ लेना, एक ही तो यूज है। वेजिटेबल ऑयल्स इन द सैचुरेटेड कार्बन चेन आर फाउंड, निकल कैटलिस्ट फ्रॉम सैचुरेटेड कार्बन, दस वेजिटेबल घी इज मेड ऑन द, लास्ट लाइन याद कर लेना। इंडस्ट्रियल यूज में क्या है, वेजिटेबल घी इज मेड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, ठीक है, काई से, वेजिटेबल ऑयल से। जो वेजिटेबल ऑयल होता है, सब्जियों से जो ऑयल मिलता है बहुत सारी, उनसे हम वेजिटेबल घी बना देते हैं, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है वो इंडस्ट्रीज में हो रही है, ऑयल से आप घी में कन्वर्ट कर रहे हो, एक केमिकल प्रोसेस हो रही होगी ना, तो वो खुद से नहीं हो रही है, वो हम कर रहे हैं, तो वो कहाँ हो रही है, इंडस्ट्रीज में हो रही है, तो वो आप लिख देना, ठीक है। क्या लिख देना, वेजिटेबल ऑयल कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी बाय केमिकल प्रोसेस इन इंडस्ट्री, बस, ठीक है। याद क्या याद रखना है, वेजिटेबल ऑयल कन्वर्ट इन वेजिटेबल घी, बस, ठीक है। ये एग्जाम्पल याद हो गया। इस तरीके से इतना ही था, इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये जब तुमने चैप्टर पढ़ा होगा, सुनो ध्यान से, आवाज़ नहीं, ये तुम्हें क्वेश्चन लगा बहुत टफ कि एग्जाम्पल देने हैं एल्डिहाइड के और कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो तुमने जब चैप्टर पढ़ा है या जब भी देखोगे तो उसमें एल्डिहाइड पूछा है, ठीक है, एल्डिहाइड का एक एग्जाम्पल दे देना है, मतलब कोई भी कंपाउंड जो एल्डिहाइड की तरह फॉर्म हुआ है उसमें, और कोई भी कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह फॉर्म हुआ है उसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाएगा, इथेनॉइक एसिड लिख सकते हो, ठीक है। ये एसिटिक एसिड भी हो सकता है, प्रोपेनोइक एसिड भी हो सकता है, ये सारे काय के हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के। एसिड वाला पूछा है तो एसिड के जो एग्जाम्पल नाम तुम्हें याद आ रहे हैं वो लिख के आ जाना, ठीक है। बाकी अब अगर लग रहा है कि नहीं बन रहा है ये वाला, तो मेरी बात सुनो, जिसको लग रहा है कि बहुत डीप है, इतना तो पढ़ा ही नहीं हमने, तो मेरी बात सुनो, सिर्फ इनकी डेफिनेशन याद करके जाना, ये जितनी चीज़ें लिखी हैं, समझ रहे हो, जितनी चीज़ें लिखी हैं इन सब की 1 2 3 4 5 6 7 डेफिनेशन है, वो भी इंटरलिंक है। जैसे इसमें फंक्शनल ग्रुप आया था, तो फंक्शनल ग्रुप याद करोगे तो ये भी याद हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोकार्बन आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, सब इंटरलिंक्ड है, दो दो लाइन की है, तो ये पढ़ के जाना बस एक, और सोप और डिटर्जेंट में याद करके चले जाना, ठीक है, वो भी थ्योरी है। फिर तुम्हें डॉट स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है, नेमिंग नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके ओर में सोप और डिटर्जेंट वाला आएगा, वो करके आ जाना, ठीक है। ऐसे बता रहा हूँ जैसे पेपर में नहीं लिखा है कि उसके ओर में वो आएगा, ठीक है, तो वही आएगा, वो आप कर लेना। जिनको डर लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो वहाँ से कवर हो जाएगा, बाकी ये तो डेफिनेशन में आएगा, और एक आध ऑब्जेक्टिव आएगा, 1-2 ऑब्जेक्टिव जो कि थोड़ा सा टफ रहेगा, जो तुम नहीं कर पाओगे, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर बनता हो, आसान है ना अरे नहीं, पूछना ही नहीं है किसी से, अगर दिख रहा है तो देख लो, नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अरे तो केमिस्ट्री में तो आधे ज़्यादा नाम सेम ही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम सेम ही होते हैं मेजोरिटी। अगर कोई हाइड्रोजन लिख रहा है ना, हिंदी में भी हाइड्रोजन ही लिखेगा। अगर सुन, जैसे वो, हाँ बता रहा हूँ ना मैं, इस चैप्टर का बता रहा हूँ सिर्फ, है ना, अगर वो 2-ब्रोमोपेंटेन लिख रहा है, हिंदी में भी वो वही लिखेगा, इंग्लिश में भी उसको 2-ब्रोमोपेंटेन बोलेंगे, बस स्पेलिंग में लिख देंगे, हिंदी में भी उसको 2-ब्रोमोपेंटेन ही बोलेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का बस बता रहा हूँ, बाकी भाई फिजिक्स में चेंज हो जाएगा और में चेंज हो जाएगा, बाकी में मत देखना,
ठीक है। तो अभी मैंने पूरा एक तरीके से समराइज कर दिया कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या पहले पढ़नी है, ठीक है। बायो भी हो गया है, जब वीडियो डल जाएगी तो देख लेना, ठीक है। नहीं ठीक है, लाइव प्रोसेस में डायग्राम, हाँ वो सब बता दिया मैंने, ठीक है। एडिटिंग में अभी अपन इतना ही करते हैं, और तुम्हारे अगर कुछ डाउट हो तो वो पूछ लो, वो मैं बता देता हूँ। इसको बंद कर देते हैं। नहीं भैया नहीं, अभी नहीं।